इंस्पेक्टर अब्बास काफी देर से कैप्टन डिसिल्वा के हर रिएक्शन को नोटिस कर रहे थे। कैप्टन डिसिल्वा इन्वेस्टिगेशन टीम के आते ही काफी अलर्ट हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते ही इंस्पेक्टर अब्बास को पहले ही शक हो गया था कि शायद इन अफसरों को कैप्टन डिसिल्वा ने ही तारक मजूमदार की ट्रीटमेंट रोकने के लिए बुलाया होगा। कैप्टन डिसिल्वा के बिल्कुल पास आकर इंस्पेक्टर अब्बास ने कैप्टन डिसिल्वा से पूछा, क्या आपने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है? इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनने के बाद कैप्टन डिसिल्वा इतना समझ चुके थे कि अब सच को ज्यादा देर तक वो छुपा नहीं सकते थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनका इन्फॉर्मर कौन था। और इंस्पेक्टर अब्बास बहुत जल्द इस बात का पता भी जरूर लगा लेते। इसलिए अपनी आवाज ऊंची करते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं बड़े साहब को परी का बकरा बनते नहीं देख सकता। अरे ऐसे खतरनाक ड्रग को उन पर इस्तेमाल करने से पहले इस ड्रग की काबिलियत के बारे में जांच कर लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है इस ड्रग के कोई खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो और बड़ी साहब की इस नाजुक हालत में उन्हें ये ड्रग बिना खतरे से खाली नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कैप्टन डिसिल्वा की बात में हामी भरते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस तरह के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल गैर कानूनी है। किसी भी ड्रग को मान्यता मिलने से पहले तुम किसी इंसान पर टेस्ट नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द एक्सपेरिमेंट को रोकना होगा और एक्सपेरिमेंट के पीछे किसका हाथ है उस पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। ये कहने के बाद उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, आप खुद एक स्पेशल ऑफिसर हैं, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मगर कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपके ऑर्डर से ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हमें आपको हिरासत में लेना होगा। उस ऑफिसर की बात सुनते ही अनिका ने आगे आकर कहा, इसमें इंस्पेक्टर अब्बास का कोई हाथ नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कहने पर हो रहा है। मैं ही पेशेंट को ये ड्रग देने वाली हूँ, मगर मैंने बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं किया। इस ड्रग की बदौलत मैं इनकी जान बचा सकती हूँ और जहाँ तक इस ड्रग का सवाल है, ये ड्रग कितना असरदार है वो आप चाहे तो अपनी आंखों से देख सकते हैं। यही बगल के वार्ड में मेरा भाई कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा था। इस ड्रग के असर की वजह से वो आज कई दिनों बाद पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनिका की बात सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। अनिका की बात बीच में काटते हुए उन्होंने कहा, देखिए ये सब गैर कानूनी है। जब तक सरकार से किसी भी वैक्सीन या किसी भी ड्रग को मान्यता नहीं मिलती, किसी भी इंसान पर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता और हमें आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अनिका की ठीक बगल में खड़ा मेहुल ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका को हिरासत में ले लिया गया तो उसके पापा का ट्रीटमेंट अधूरा रह जाएगा। अनिका के अलावा इस पूरी दुनिया में तारक मजूमदार को कोई और ठीक नहीं कर सकता था। ये बात मेहुल अच्छी तरह जानता था। इसलिए अनिका के सामने आते हुए मेहुल मजूमदार ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कहा, नहीं ऑफिसर, इसमें इतना कोई दोष नहीं है। मैं पेशेंट का बेटा हूँ। मैंने इनसे कहा था कि मेरे पापा को किसी भी हालत में ठीक करें। मेरे पापा इस वक्त ब्रेन डेड है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पापा को बचाना चाहता हूँ और इसलिए मिस अनिका ने मेरे पापा की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ किया है। मेहुल की बात सुनने के बावजूद इन्वेस्टिंग ऑफिसर ने कहा, देखिए कार्रवाई तो मिस अनिका पर ही होगी क्योंकि पेशेंट को इस तरह का ड्रग देने का काम उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। इसके बदले में हम उनका लाइसेंस जब्त कर सकते हैं। कानून ने ऐसे खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने की बहुत कड़ी सजा तय की है। आप लोगों को अभी के अभी मिस्टर तारक मजूमदार का इलाज रोकना होगा। ये बात सुनते ही मेहुल मजूमदार काफी घबरा गया। वो जानता था कि उसके पापा को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। अनिका के एक हाथ में वो छोटी सी बोतल थी जिसमें पावर ड्रग भरा हुआ था और अनिका के ठीक सामने तारक मजूमदार लेटे हुए थे। तारक मजूमदार अपनी इलाज से बस कुछ ही फीट की दूरी पर थे, मगर अचानक ही कैप्टन डिसिल्वा के कहने पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां पहुंच गए थे और इलाज में रुकावट करके वो कहीं ना कहीं तारक मजूमदार की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मेहुल ने अपनी आंखों से मयूर कुलेरिया को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखा था। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, अनिका के दिए गए ड्रग की वजह से उसके पापा की जान बचाई जा सकती थी। ये सब सोचते हुए मेहुल मजूमदार की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास से कहने लगे, अब हम क्या करेंगे? अगर इन लोगों ने इलाज करने की इजाजत नहीं दी तो पता नहीं मेरे पापा के साथ क्या होगा। ये कहने के बाद मेहुल मजूमदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के बॉस ने मेहुल की कोई बात नहीं सुनी और अपने साथियों से कहा, जाइए मिस अनिका के हाथ से वो पावर ड्रग अपने कब्जे में ले लीजिए। अनिका हैरानी से उन सारे ऑफिसरों को देखती रही। उनमें कोई लेडी ऑफिसर नहीं थी, इसलिए अनिका के हाथ से पावर ड्रग की शीशी लेना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अनिका से कहा, देखिए मैडम, आप प्लीज हमें कोऑपरेट कीजिए और अभी के अभी एक्सपेरिमेंट बंद कर दीजिए। हम जानते हैं कि आपने बिना परमिशन के ड्रग को अपने भाई पर आजमाया है और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त इस ड्रग की वजह से उनके शरीर में काफी पॉजिटिव बदलाव देखे जा सकते हैं, मगर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कल उठकर आपके भाई के शरीर में अगर इसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स दिखे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। बिना किसी भी तरह के सर्वे के आप ये सब नहीं कर सकती हैं। एक ड्रग को लॉन्च करने से पहले कई तरह के ट्रायल से गुजरना पड़ता है। इंसानी जिस्म तक पहुंचने से पहले उसके अंदर कई सारे मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं जिससे इंसान की जान को कोई खतरा ना हो, मगर आपने तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ताक पर रखकर सीधे इस ड्रग का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हम ये उन्हें नहीं दे सकते। मेहुल मजूमदार रोते हुए गिड़गिड़ाता रहा, मगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तभी अचानक सभी की नजर अनिका पर पड़ी। अनिका ने टेबल पर रखी एक सिरिंज अपने हाथ में ली और सिरिंज की सुई पावर ड्रग की शीशी में चुभोते हुए उस शीशी से ड्रग को सिरिंज में भरना शुरू कर दिया। ये देखते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने सुना नहीं ऑफिसर ने क्या कहा? तुम ये पावर ड्रग तारक सर को नहीं दे सकती। अनिका ने इस बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, किसी की जान बचाने के लिए मैं कानून तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या इस कमरे में ऐसा कोई है जो इनकी जान बचाने के लिए इन ऑफिसरों को रोक सके? अनिका का इशारा मेहुल मजूमदार और इंस्पेक्टर अब्बास की ओर था।
अनिका ने उस सिरिंज से सारी हवा निकाली और तारक मजुमदार को इंजेक्शन देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। अनिका को तारक मजुमदार की ओर आगे बढ़ते हुए देखकर कैप्टन डिसिल्वा बिल्कुल हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मना करने के बावजूद अनिका तारक मजुमदार को ड्रग देने की जिद पर अड़ी क्यों हुई थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों की ओर देखकर कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, जरा देखिए इस लड़की को, आपके ऑर्डर के बावजूद वो लड़की रुकने का नाम नहीं ले रही है। ना इसे तारक मजुमदार की जान की परवाह है और ना कानून की। क्या आप लोग यूं ही खड़े होकर एक बुजुर्ग रिटायर्ड स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफिसर को मौत के मुंह में जाते हुए देखते रहेंगे? सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मर्द थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को हिरासत में कैसे ले, मगर जो कुछ भी हो रहा था वो चुपचाप खड़े खड़े वो होने नहीं दे सकते थे। जैसे अनिका को रोकने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आगे बढ़े, मेहुल मजुमदार ने अपनी शरीर की पूरी ताकत लगाकर उन ऑफिसरों को रोकने की कोशिश की। तभी दो और ऑफिसर अनिका को रोकने के लिए आगे बढ़े। अचानक ही उनके सामने इंस्पेक्टर अब्बास आकर खड़े हो गए। उन ऑफिसरों ने इंस्पेक्टर अब्बास को सामने से हट जाने का इशारा किया, मगर जैसे ही वो ऑफिसर्स आगे बढ़ने लगे, इंस्पेक्टर अब्बास ने उन दोनों को आगे बढ़ने से रोक लिया। अचानक ही कमरे के अंदर दो गुटों के बीच में झड़प शुरू हो गई थी। रोहित एक कोने में खड़ा सब कुछ बिल्कुल शांति से देख रहा था। रोहित जानता था कि ना ही वो स्पेशल डिपार्टमेंट में था और ना ही पेशेंट का कोई रिश्तेदार। इसलिए अगर रोहित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों को रोकने की कोशिश करता है तो वो सीधे कानून का गुनहगार बन जाता है। मगर रोहित ने सोच लिया था कि अगर इंस्पेक्टर अब्बास और मेहुल मजुमदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों को रोकने में कामयाब नहीं हुए तो वो भी उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वहां अनिका धीरे से तारक मजुमदार के हाथ में नर्व चेक करने लगी। तारक मजुमदार काफी कमजोर पड़ चुके थे, इसलिए उनके हाथों में उनकी नर्व्स को ढूंढना अनिका के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अनिका जानती थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी वक्त इंस्पेक्टर अब्बास और मेहुल का डिफरेंस तोड़कर उस तक पहुंच सकते थे। अनिका को जो कुछ भी करना था वो बहुत जल्दी करना था। जैसे अनिका को तारक मजुमदार की नर्व महसूस हुई, अनिका ने बिना वक्त गवाए इंजेक्शन की सुई तारक मजुमदार के हाथों में चुभो दी। धीरे धीरे सिरिंज के अंदर का सारा लिक्विड तारक मजुमदार के शरीर के अंदर जाने लगा। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर अब्बास और मेहुल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों को रोक पा रहे थे। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपना जोर मेहुल और इंस्पेक्टर अब्बास पर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो लोग ज्यादा देर तक इंस्पेक्टर अब्बास और मेहुल के डिफेंस से रुकने वाले नहीं थे। धीरे धीरे मेहुल और इंस्पेक्टर अब्बास को एक कोने में धकेलते हुए सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अनिका की ओर आगे बढ़े, मगर वो देखकर चौंक गए। अनिका तारक मजुमदार के हाथों से इंजेक्शन निकाल चुकी थी और एक रुई का छोटा सा गोला बनाकर वो तारक मजुमदार के हाथ पर रगड़ रही थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उनकी आंखों के सामने अनिका ने खतरनाक पावर ड्रग तारक मजुमदार के शरीर में इंजेक्ट कर दिया था। कमरे में कोने में खड़ा रोहित अनिका की बहादुरी और सूझबूझ को देखकर काफी इम्प्रेस हो गया था। जहां कमरे में खड़े बाकी सारे लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे, वहीं रोहित मारवा के चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मूवी थिएटर में कोई फाइट सीन का मजा ले रहा। रोहित ने अनिका की ओर देखकर एक थम्स अप का इशारा किया, मगर अनिका इस वक्त मजाक के मूड में नहीं थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आगे बढ़कर अनिका से कहा, ये क्या किया आपने? मैंने आपसे मना किया था, मगर आपने हम लोगों के सामने ये खतरनाक दर्द इतने सीनियर ऑफिसर को देकर उनकी जान को खतरे में डाला है। अनिका ने अपने हाथों में पकड़ी हुई डिस्पोजेबल सिरिंज एक डस्टबिन में डाली और अपने हाथ एक साफ टॉवल से पोंछते हुए उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कहा, आपने मुझसे कहा था ना कि मुझे आप लोगों को कोऑपरेट करना है। चलिए, आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैं पूरी तरह से आपका सहयोग दूंगी। आप जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। अनिका का बर्ताव देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही उसे अपने किए पर कोई पछतावा हो रहा था। अनिका काफी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के सामने खड़ी थी। अनिका का एटीट्यूड देखकर डिसिल्वा ने अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास की ओर इशारा करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों से कहा, देखा आप लोगों ने, देखा ये लोग किस तरह से काम करते हैं। ना तो किसी की बात मानते हैं और ना ही अपने सीनियर का हुक्म मानते हैं। ये दोनों किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। स्पेशल डिपार्टमेंट में भी अपनी ही मनमानी करते हैं। आज आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया, आपके मना करने के बावजूद इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे तारक सर को इतना खतरनाक ड्रग इंजेक्ट कर दिया। जरा देखिए उनके शरीर की ओर, उनकी उम्र और उनके कमजोर शरीर को देखकर आपको लगता है अब वो बच पाएंगे? डिसिल्वा की बात सुनकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बिस्तर पर पड़े तारक की ओर देखा। उन्हें इस वक्त अपनी नाकामयाबी पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों के सामने किसी ने ऑफिसर तारक का खून कर दिया था और वो चुपचाप खड़े देखते रहे। उन्होंने अपने साथ आए फोरेंसिक डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, क्या तारक सर के बॉडी में जो ड्रग इंजेक्ट किया गया है उसे किसी भी तरह से हम उनके शरीर में फैलने से रोक सकते हैं? उस फोरेंसिक डॉक्टर ने उनसे कहा, नहीं सर, ये नामुमकिन है। अब तक तो वो ड्रग उनके ब्लड वेसल के जरिए उनके शरीर के खून के साथ मिल चुका होगा। ये बात सुनकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपना सर झुका लिया। फिर अचानक उन्हें कोई बात याद आई। उन्होंने अनिका की ओर देखकर पूछा, मुझे एक बात बताइए, ये ड्रग तो काफी रेयर है, आपको कैसे मिला? क्या आपने खुद लेबोरेटरी में बनाया है? अनिका ने पहले ही उनसे कहा था कि वो उन्हें उनकी इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेगी, इसीलिए इस बात का सही जवाब देते हुए अनिका ने कहा,
दरअसल जिन मुजरिमों को हमने पकड़ा था उनके शरीर से जो ब्लड सैंपल मिला था उसी के जरिए मैंने एक छोटी सी मात्रा में ये ड्रग उनके खून से एक्सट्रैक्ट किया था। अनिका की बात सुनते ही उस ऑफिसर ने अनिका से कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जो सबूत के तौर पर इतने खतरनाक ड्रग के सैंपल मिले थे जिसकी हिफाजत करना स्पेशल डिपार्टमेंट का फर्ज था, तुम लोगों ने उसी ड्रग को अपने ही डिपार्टमेंट से चुरा लिया और यहाँ कर इतना खतरनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इसके बाद बस ऑफिसर ने अब्बास की ओर देखकर कहा, मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, डिपार्टमेंट में आपकी काफी तारीफ होती रहती है। कई बार मैंने सोचा कि आपको पर्सनली आकर मिलूं, आपके काम करने के तरीके के बारे में जानूं, मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके काम करने का तरीका किसी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को सूट नहीं करता। आप न सिर्फ कानून को अपने हाथ में लेते हैं बल्कि आपके दिल में कानून की कोई खास रिस्पेक्ट भी मुझे नजर नहीं आती है। अब्बास के पास उस ऑफिसर की इन बातों का कोई जवाब नहीं था, मगर अब्बास ये जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वो इंसानियत के नाते सही था। वो बस अपना सीना चौड़ा करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। कुछ देर तक अपने साथी ऑफिसर के साथ डिस्कशन करने के बाद उनके चीफ ने अब्बास से कहा, मुझे इसी वक्त आपको, मिस अनिका को और मेहुल को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाना होगा। आप तीनों के लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, वरना हमें और भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बड़े ही साफ और कड़क शब्दों में अब्बास से ये कह दिया था कि अब अगर उन्होंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो सीधा तीनों को अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। अनिका ने बिस्तर पर पड़े तारक की ओर एक बार देखा और फिर ऑफिसर से कहा, ठीक है चलिए। अब्बास अनिका के पीछे पीछे कमरे से बाहर जाने लगा, मगर तभी मेहुल ने अपने पापा की ओर देखकर कहा, मेरे पापा इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे यहाँ से मत ले जाइए, मैं आप लोगों के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरे पापा को होश आ जाए। मेहुल की बात सुनकर ऑफिसर एक गहरी सोच में पड़ गए। मेहुल की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने भी ऑफिसर से कहा, मेहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल से बड़े साहब के साथ इस वक्त किसी का रहना बहुत जरूरी है। आप लोगों को जो भी पूछताछ करनी है वो मुझसे और अनिका से कर सकते हैं, मगर इस वक्त मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेहुल को यहीं रहने दें। कमरे में मौजूद सभी लोग तारक को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने सर्विस करते वक्त अपने फर्ज के लिए कई बार अपने शरीर पर दुश्मनों की गोलियां झेली थी। उनकी बहादुरी के और ईमानदारी के किस्से पूरे डिपार्टमेंट ने सुने थे। पूरे डिपार्टमेंट को इस वक्त उनकी हालत को लेकर काफी चिंता थी। अपने साथी ऑफिसरों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मेहुल से कहा, ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं, आप बिना इजाजत हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और जरूरत पड़ने पर आपको तुरंत हमारे हेड ऑफिस हाजिर होना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुंह से ये बात सुनते ही मेहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए मेहुल ने ऑफिसर से कहा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मेहुल अब्बास की ओर देखने लगी। अब तक डिसिल्वा ने अब्बास के खिलाफ जो जो बातें कही थी वो कहीं ना कहीं मेहुल को गलत लगने लगी थी। डिसिल्वा ने उसको अब्बास के खिलाफ काफी भड़काया था, यहाँ तक कि मेहुल की नजरों में अब्बास को कैलाश का साथी तक बता दिया था। मगर इस वक्त अब्बास की नीयत देखते हुए मेहुल के मन में एक बात साफ हो गई थी कि अब्बास तारक को सचमुच काफी रिस्पेक्ट करते थे और उनकी जान बचाने के लिए वो खुद अपने ही डिपार्टमेंट के सामने खड़े हो गए थे। मेहुल को वहीं रुकने की परमिशन देने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब्बास और अनिका को लेकर बाहर की ओर जाने लगे। तभी एक तेज आवाज सभी के कानों पर पड़ी। रोहित मारवा ने चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछा, क्या वहां इंटेरोगेशन रूम में अपना खुद का बिस्तर ले जाना अलाउड है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के लिए रोहित का यह प्रश्न काफी अजीब था, मगर अभी अनिका और अब्बास को हिरासत में नहीं लिया गया था, इसलिए इसे गैर कानूनी भी नहीं कहा जा सकता था। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रोहित की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया और अब्बास और अनिका को अपने साथ ले गए। अनिका और अब्बास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के साथ उनकी जीप में बैठकर स्पेशल डिपार्टमेंट की ओर जाने लगे। तभी रोहित ने अपने फोन से अपने आदमियों को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और अपनी कार में बैठकर अनिका की जीप का पीछा करने लगा। इससे पहले कि ये पूरा काफिला स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचता, रोहित के आदमी पहले से वहां पहुंच चुके थे। उनके हाथों में चादर, तकिए, गद्दे से लेकर पानी की बोतल, कॉफी का मग, सब कुछ तैयार था। ये सारा इंतजाम देखकर अब्बास मनी मन सोचने लगे कि जो कुछ महीनों पहले उनके साथ हुआ था वही सब कुछ फिर से इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरों के साथ होने वाला था। रोहित धीरे धीरे इंटेरोगेशन रूम को एक होटल में तब्दील कर देगा। जब चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रोहित के आदमियों को देखा तो वो हैरान हो गए, मगर इससे पहले कि वो उन आदमियों से कुछ पूछताछ कर सकते, रोहित ऑफिसर के पास आकर कहने लगा, सर ये लोग मेरे आदमी हैं, घबराने की कोई बात नहीं, आपकी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्या है ना,
आजकल माहौल ऐसा है कि बीमारियां किस रूप में, किस वायरस के जरिए शरीर में दाखिल हो जाएं, कह नहीं सकते। इसलिए जरा सा हाइजीन का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आखिर मेरी होने वाली पत्नी के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। ऑफिसर रोहित की इन बातों के सामने कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते थे, बस उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ऑफिसर की परमिशन मिलते ही रोहित अपने आदमियों के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के सबसे बड़े इंटरोगेशन रूम के अंदर दाखिल हुआ। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में रोहित ने अनिका के आराम की सारी चीजें कमरे में सजा दी थी। अनिका के लिए कमरे के बीचों बीच एक शानदार बिस्तर और उसके ऊपर काफी आरामदायक गद्दा बिछा दिया गया था। जैसे कुछ लेडी ऑफिसर्स अनिका को लेकर इंटरोगेशन रूम में आई, अनिका इंटरोगेशन रूम का बदला हुआ रूप देखकर चौंक गई। मगर अनिका की आंखों में नींद इतनी ज्यादा थी कि इस वक्त वो रोहित के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी। वो सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। अनिका की आंखें काफी भारी हो चुकी थी। रोहित ठीक अनिका के सामने बैठ गया। तभी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अंदर आकर रोहित से कहा, सॉरी सर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर आपको मैडम का इंतजार करना है तो आपको कमरे से बाहर जाना होगा। आप लॉबी में बैठकर उनका वेट कर सकते हैं। ये कहने के बाद उस ऑफिसर ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। उम्मीद है आप सारे सवालों का सही सही जवाब देंगी। अनिका की आंखें पूरी तरह से बंद थी। लगभग बेहोशी की हालत में अनिका ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, क्या उसके बाद आप मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकते? तभी रोहित ने अपनी जगह से खड़े होते हुए उस ऑफिसर से कहा, दरअसल वो पिछले 3 दिन से सोई नहीं है। कुछ देर आराम कर लेगी तो आपके सवालों का सही सही जवाब भी दे पाएगी। अनिका भी स्पेशल डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर थी और एक ऑफिसर होने के नाते अपनी साथी ऑफिसर को इतनी छूट देना उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को गलत नहीं लग रहा था। उस ऑफिसर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रोहित के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उस ऑफिसर ने सोचा था कि अनिका शायद आधा घंटा आराम करने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगी। मगर जब वो आधे घंटे बाद वापस लौटा तो रोहित अनिका के इन्वेस्टिगेटिंग रूम के बाहर एक चेयर पर बैठा नजर आया। उस ऑफिसर के आते ही रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने चुप रहने का इशारा किया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, देखिए अगर यहाँ पर ज्यादा आवाज हुई तो हो सकता है कि अनिका जाग जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है उसकी तबीयत बिगड़ जाए। वो क्या है ना, कम से कम 60 घंटे हो गए अनिका ने अपनी नींद नहीं पूरी की। मुझे लगता है आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कुछ और देर इंतजार करना होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी दोनों हाथ हवा में उछालकर अपनी नाराजगी दिखाते हुए वहां से वापस चला गया। देखते ही देखते 5 घंटे बीत गए, मगर रोहित ना ही किसी को अंदर जाने दे रहा था और ना ही लॉबी में खड़े किसी भी ऑफिसर को ऊंची आवाज में बात करने दे रहा था। इनफैक्ट अगर कॉरिडोर में कोई भी जरा सी भी ऊंची आवाज में एक दूसरे के साथ बात करता तो रोहित तुरंत जाकर उन्हें अपनी आवाज धीमी रखने का इशारा करता। रोहित जानता था कि अगर अनिका कच्ची नींद से जाग गई तो उसके परिणाम कितने भारी हो सकते थे। अब्बास को इंटरोगेशन के लिए बुलाने के बाद स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड अब सिर्फ अकेले डिसिल्वा रह गए थे। डिसिल्वा तारक के वार्ड के बाहर खड़े तारक के अटेंडिंग डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। परेशानी की वजह से उनके माथे से पसीना लगातार बह रहा था। जैसे उनके कमरे का दरवाजा खुला और अटेंडिंग डॉक्टर बाहर आए, डिसिल्वा दौड़कर उस डॉक्टर के पास गए और पूछने लगे, क्या हुआ तारक सर को? वो जिंदा तो है ना? क्या उस ड्रग की वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचा है? डिसिल्वा की बात सुनकर उस अटेंडिंग डॉक्टर ने अपना सर झुका लिया। डॉक्टर का रिएक्शन देखते ही डिसिल्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।